Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidya's Thaliwale sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का फोर्थ पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च जो है ये हमारे जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। सॉल्ट मार्च जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है सॉल्ट मार्च, चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च क्या है ये बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा उस इंडियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड बता दूं कि जब ब्रिटिशर्स का रूल चलता था गांधी जी के समय, उस 1940s, 1930s, 1920s में, तो ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था। उस लॉ को कहते थे सॉल्ट लॉ। क्या कहते थे उसे? सॉल्ट लॉ कहते थे। अब ये सॉल्ट लॉ क्या है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के अलावा यानी ब्रिटिश लोगों के अलावा कोई भी सॉल्ट बना नहीं सकता, सॉल्ट बेच नहीं सकता। यानी सॉल्ट के ऊपर ब्रिटिशर्स की क्या थी, एक तरह से आप समझ सकते हैं मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है एक छत्र राज था, खुद का अकेले का राज। मोनोपोली मतलब क्या होता है? एकाधिकार, एक छत्र राज, यानी सिर्फ एक ही पर्सन या एक ही तरह के लोग वो काम कर सकते हैं। तो वो थे ब्रिटिशर जो सॉल्ट को बना सकते हैं, सॉल्ट को बेच सकते हैं। कोई भी इंडियन सॉल्ट को ना बना सकता है ना सॉल्ट को बेच सकता है। अगर आपको हम बताएं कि ये क्यों ऐसा था, ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर ही ऐसा क्यों किया था, तो आपको गौर करने वाली बात यह है, थोड़ा ध्यान से समझिए कि सॉल्ट जो है वो हर एक के फूड का क्या है, इसेंशियल पार्ट है। हर एक के भोजन का हर दिन खाने में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है सॉल्ट को। आप देखिए, रिच हो, पुअर हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, हमारे देश के पूरे कंट्री किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में लोग क्या किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सॉल्ट को एक मीडियम बना के रखा था उन्होंने इंडियंस को कंट्रोल करने का। यानी मान लीजिए ब्रिटिशर जो है 10 रुपए का सॉल्ट और 40 रुपए केजी भी बेचेंगे तो हम इंडियंस को खरीदना ही पड़ता था। क्यों? क्योंकि इंडियंस के पास तो ऑप्शन है नहीं, किससे खरीदना उन्हें? ब्रिटिशर्स से ही। और तो और अगर ब्रिटिशर्स इंडियंस को कोई बात तो उनसे मनवानी होती, अपनी डिमांड मनवानी, तो इंडियंस को फोर्स करते थे कि अगर आप हमारी बात मानो नहीं तो हम आपको क्या करेंगे, सॉल्ट नहीं देंगे। तो इंडियंस को कंट्रोल में रखने का, अपने अंडर रखने का एक मीडियम बनाया था कि उसको ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट को। तो गांधी जी को लगा कि सॉल्ट एक कॉमन पॉइंट है, सॉल्ट मस्ट कैन बी बिकम ए कॉमन पॉइंट टू कंट्रोल इंडियंस हु थिंक गांधी जी थॉट। ठीक, तो गांधी जी को लगा कि जो सॉल्ट है वो क्या है, एक कॉमन मीडियम बन सकता है ना। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट लॉ को अबॉलिश करना, सॉल्ट लॉ को हटाना है, क्या बन सकता है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। किस लिए बन सकती है? ताकि हम लोग क्या कर सकें, सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकें। देखिए, सॉल्ट को रिच भी इस्तेमाल करता है, पुअर भी इस्तेमाल करता है, हिंदू भी इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पहले के मूवमेंट्स में से खिलाफत मूवमेंट में गलत काम हुआ कि शुरुआत में हिंदू ने साथ दिया, फिर मुस्लिम्स अलग हुए, हिंदू अलग हो गए मूवमेंट से। ठीक, तो मूवमेंट फेड हो गया। और कुछ मूवमेंट्स में तो लोअर कास्ट अपर कास्ट साथ देते थे, कुछ में पीजेंट फार्मर साथ देते थे, बाकी नहीं देते थे। तो इस तरह की जो डिसयूनिटी है ना, इस तरह का जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था हर मोमेंट में, इसको खत्म करने के लिए गांधी ने सोचा कि बहुत ही अच्छा अवसर है कि सॉल्ट लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम सारे इंडियंस को क्या करें, यूनाइट करें। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट मूवमेंट चलाने का, सॉल्ट मार्च निकालने का शुरुआत किया। किसने? गांधी जी ने। तो हम बताते हैं उन्होंने ऐसा कैसे किया। देखिए, गांधी जी ने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को, डेट याद रखिएगा, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा। गांधी जी ने एक पत्र लिखा किसको? उस वक्त ब्रिटिश जो वाइसराय थे इंडिया में, उनका नाम था वाइसराय इरविन। वाइसराय इरविन को गांधी जी ने क्या किया, एक लेटर लिखा और उस लेटर में 11 डिमांड की गई थी। वाइसराय इरविन को गांधी ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में 11 से डिमांड की गई थी। वो क्या क्या डिमांड थी? तो 11 डिमांड में से बाकी की जो 10 डिमांड थी वो तो हमारे जनरल इंटरेस्ट की बात थी, यानी इंडियंस की भलाई की बात थी। इंडियंस के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, इंडियंस को इस जॉब में, इसमें जॉब देनी चाहिए, टैक्स कम लेना चाहिए, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, जो भी इंडियंस के जैसे समाज की भलाई हो, सोशल वेलफेयर हो, उस तरह की बातें थी। लेकिन इसने 11 डिमांड से एक डिमांड और थी। कौन सी थी वो? सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने वाली, सॉल्ट टैक्स को खत्म करने वाली वो डिमांड थी। यानी गांधी जी ने वाइसराय इरविन से 11 डिमांड्स की और इन 11 डिमांड में से एक डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को हटाने की। उन्होंने लेटर में वार्निंग लिख दिया कि अगर वाइसराय इरविन हमारी इन 11 डिमांड्स को नहीं मानता है, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे,
सॉल्ट मार्च निकालेंगे, है ना, हम नमक सत्याग्रह करेंगे, सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे, ऐसा गांधी जी ने वार्निंग दे के रखी थी। लेकिन ये जो वॉइस रॉय है, ये जो वॉइस रॉय इरविन है, उसने क्या किया, गांधी जी की एक भी बात को माना नहीं, उसने एक भी डिमांड को मानने से इनकार कर दिया, पूरा लेटर डिनाई कर दिया, और मजबूर होकर गांधी जी को क्या करना पड़ा, एक बड़ा सा सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मूवमेंट शुरू करना पड़ा, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं और सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं। इन सब के एक ही नाम है, सॉल्ट मार्च, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च, ये चारों टॉपिक्स के नाम एक ही हैं। तो ये किसने किया था, गांधी जी ने किया था। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्ट मार्च या फिर दांडी मार्च की। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च को इन चार नामों से जाना जाता है, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, इन चार नामों से इसे जाना जाता है। इन चारों नाम में से कोई भी टॉपिक से आपको सवाल पूछा जाए एग्जाम में, आपको एक ही जवाब लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। सॉल्ट मार्च शुरू कैसे हुआ, कब से यह शुरू हुआ, तो 12 मार्च 1930 को, ये बात कब की है, 12 मार्च 1930 को। देखिए गांधी जी ने जब डिमांड लिखा था, इसके पहले 11 डिमांड लिखी थी, किसको लिखी थी, वायसराय इरविन को। उस डिमांड में उन्होंने पर्टिकुलर वार्निंग लिखी थी कि अगर वायसराय इरविन गांधी जी की 11 डिमांड्स को नहीं मानता है, सॉल्ट टैक्स अबॉलिश नहीं करता है, तो गांधी जी क्या करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे, मार्च निकालेंगे। ठीक, तो उसी के फलस्वरूप, उसी का रिजल्ट था, उसने वायसराय ने डिमांड मानी नहीं और गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया। तो कहाँ से मूवमेंट शुरू होता है, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने आश्रम, साबरमती आश्रम, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक, गुजरात वाला। ठीक, तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेफ्ट आउट हुए, निकले। 78 वॉलंटियर्स के साथ निकले। उनके जो 78 वॉलंटियर्स, उनके सहायक जो हेल्पर थे, आश्रम में रहते उनके लोग जो थे मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों के साथ निकले। कहाँ जाने के लिए निकले, साबरमती आश्रम से वो जा रहे थे, कहाँ पर, दांडी। दांडी जो है वो एक कोस्टल एरिया है, गांव है बड़ा सा, कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे, गुजरात में। ठीक, समुद्र के किनारे है। अब नमक जो बनाना है वो समुद्र में जाके बना सकते हैं, समुद्र के पानी को, सी वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर वेपोराइज होता है और उसमें नीचे सॉल्ट NaCl बच जाता है। तो इसी तरह से सॉल्ट बनाने की मेथड करने वाले थे गांधी जी, इसलिए वो साबरमती से कहाँ गए, कोस्टल एरिया दांडी गए, गुजरात में। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले और अपने 78 वॉलंटियर के साथ चले। हम आपको बताते हैं, आपने कहीं स्टैचू देखा होगा, आगे गांधी जी चल रहे हैं, डंडा लिए, लाठी लिए, पीछे उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और उनके पीछे और कुछ वॉलंटियर्स, जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा, सा एक के पीछे एक ऐसा लगे हुए स्टैचू आपने देखा होगा, या नोट पे आपने कहीं फोटो देखी होगी, कहीं वो पोस्टर देखा होगा ना उनके साथ जाते हुए। तो वो सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च का ही पिक है, उसी का सिंबल है। ठीक, तो गांधी जी 78 वॉलंटियर्स के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकले। कहाँ जाने के लिए, कोस्टल एरिया दांडी जाने के लिए। ठीक, दांडी क्यों जा रहे हैं कि दांडी जो है समुद्र के किनारे है और वहां समुद्र के किनारे सी वाटर को बॉईल करके क्या बनाने वाले, सॉल्ट बनाने हैं, और जैसे ही सॉल्ट बनेगा सॉल्ट लॉ टूट जाएगा। ठीक है, तो जो कोस्टल एरिया है दांडी, वो साबरमती आश्रम से कितना दूर है, 240 माइल्स दूर है। जी हाँ, वो पैदल जा रहे थे, 240 माइल्स गांधी जी पैदल चले। और ऐसा नहीं गांधी जी 24 घंटे चलते ही जा रहे थे, गांधी जी क्या करते, और उनके अलॉन्ग विद वॉलंटियर्स, गांधी जी क्या करते, ट्रैवल करते थे, दिन भर वो ट्रैवल करते पैदल, और जिस गांव से, जिस सिटी से होके गुजरते, उनके साथ थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जुड़ जाते थे। यानी 78 के साथ शुरू हुए थे, एक गांव गए तो वहां से 2-4 हजार लोग जुड़ गए, फिर अगले गांव गए और 2-4 हजार जुड़ गए। तो ऐसा करते करते गांधी जी जब कोस्टल एरिया दांडी पहुंचे, वो पहुंचे थे 5 अप्रैल को। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने भले ही सॉल्ट जो है वो 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ तोड़ा है, लेकिन वो पहुंच गए थे दांडी में कब, 5 अप्रैल को। आपको बहुत ध्यान रखना, एग्जाम में आता है कई बार ऑब्जेक्टिव, गांधी व्हेन डिड गांधी जी रीच्ड दांडी, तो गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे, 5 अप्रैल को। याद रखिएगा, 6 अप्रैल को तो उन्होंने लॉ तोड़ा था, 5 अप्रैल की शाम को पहुंचे थे। फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। ये आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो गांधी जी 240 माइल्स एरिया की दूरी तय करते हुए कहाँ पहुंचे, कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे दांडी है वहां पहुंचे और 5 अप्रैल को पहुंच गए थे। और अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग को 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट लॉ को तोड़ा। कैसे तोड़ा, उन्होंने सी वाटर को बॉईल किया और बॉईल करने से क्या हुआ, सी वाटर जो है, वाटर जो वेपोराइज हो गया, उसमें NaCl बच गया तो नमक बना। जैसे ही सॉल्ट लॉ टूटा, नमक बना, सॉल्ट लॉ टूट गया और किस मूवमेंट की शुरुआत हो गई, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट की शुरुआत होगी। तो हम आपको बताते हैं कि गांधी जी भले ही 78 वॉलंटियर्स के साथ निकले, हमने बताया कि जिस जिस गांव से, जिस जिस रास्ते से जाते, गांधी शाम को लोगों को एड्रेस
एड्रेस करते, स्पीच देते, उन्हें फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, सॉल्ट मार्च के बारे में बताते, लोग उनसे इंस्पायर होते, उनसे इंप्रेस होते और उनके मूवमेंट के साथ जुड़ जाते। तो अपने 78 वॉलंटियर के साथ जब निकले थे 12 मार्च को और 5 अप्रैल को जब वहां पहुंचे तो उनके साथ लैक्स ऑफ पीपल जमा हुए थे, लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए थे और वहां पर पुलिस उनका पहले ही इंतजार कर रही थी। पुलिस ने नमक बनाने तक उनको कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने कोई लॉ नहीं तोड़ा था। मार्च करना कोई लॉ तोड़ना नहीं होता है ना। जब उन्होंने नमक बनाया, जैसे ही सॉल्ट लॉ टूटा, वैसे ही पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज करने लगी, हजारों लाखों लोगों को गिरफ्तार किया और जेल में भर दिया गया। तो जैसे ही सॉल्ट लॉ टूटा एक मूवमेंट की शुरुआत हुई, इसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक, देखिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे मेन कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो अब चल रहा है सॉल्ट मार्च से शुरू हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम में सवाल आया विच स्टेज और विच इंसिडेंट इज द मार्किंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो कौन सा? सॉल्ट मार्च, क्योंकि सॉल्ट मार्च से शुरू हुआ है। और हमने पढ़ा था इसके बारे में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो क्यों बंद हुआ था? तो याद कीजिए चौरी चौरा इंसिडेंट। जी हाँ, सॉल्ट मार्च जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कौन सा इंसिडेंट था जिसने नॉन कॉपरेशन को बंद किया? तो चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना। विच इंसिडेंट वाज द मार्किंग फॉर द कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो कौन सा था वो? जी हाँ, वो था चौरी चौरा मूवमेंट। ठीक, उसके बाद जो दूसरे मूवमेंट चले हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दो बातें याद रखें, सिविल डिसोबीडियंस का स्टार्टिंग कौन सा है? सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, और नॉन कॉपरेशन का एंडिंग इंसिडेंट क्या है? चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये हमारा क्या है? सॉल्ट मार्च है। एक बार ओवरऑल हम फिर से आपको क्लियर व्यू को दे देते हैं कि सॉल्ट मार्च को 4 नामों से जाना जाता है, दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, और 2 नाम कौन से? नमक सत्याग्रह और सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक, ये कब हुआ है? गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से निकले। कहाँ जाने के लिए निकले? कोस्टल एरिया दांडी, है ना, जो समुद्र के किनारे है। कितने लोगों के साथ? अपने 78 वॉलंटियर सहायक लोगों के साथ। फिर जो वो कब पहुंचे दांडी? 5 अप्रैल को पहुंचे, याद रखिएगा 6 अप्रैल को नहीं, कब पहुंचे हैं? 5 अप्रैल की इवनिंग को पहुंचे हैं। और अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया है? सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट बना है, यानी सॉल्ट लॉ को तोड़ा है। और जैसे उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, कौन से मूवमेंट की शुरुआत हुई है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन डिटेल। अगर हम सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की बात करें तो इस मूवमेंट को पढ़ने से पहले आपको एक खास बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों डिफरेंट कैसे हैं। एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या अंतर है? तो देखिए अक्सर पूछा जाएगा और आपको रखी जवाब देना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करना था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो ब्रिटिशर्स को है वो हेल्प नहीं करनी है, नो हेल्प, किसी भी तरह से कॉपरेट नहीं करना, उनके स्कूल में नहीं जाना, उनके काम नहीं करना, आर्मी में काम नहीं करना, है ना। स्टूडेंट्स को कॉलेज में स्कूल में नहीं जाना, लॉयर्स को प्रैक्टिस करने नहीं जाना, टीचर्स को पढ़ाने नहीं जाना। ठीक, उसमें किसी भी तरह का लॉ तोड़ने की बात नहीं हुई थी, किसी भी तरह कोई वॉयलेंस नहीं, कोई लॉ नहीं तोड़ना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, कि इसमें सिर्फ हेल्प नहीं करना था, किसी भी तरह का लॉ नहीं तोड़ना है। ये नॉन कॉपरेशन हुआ था। अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, है ना, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हेल्प भी नहीं करनी है, इसमें ब्रिटिशर्स की कोई हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल ठीक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह। बट यहाँ पर सिर्फ एक चीज डिफरेंट है कि यहाँ पे ऑल्सो ब्रेक लॉ, यहाँ पे क्या करना है? लॉस को तोड़ना है। तो याद रखिएगा कि सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंट कैसे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि नॉन कॉपरेशन में कोई हेल्प नहीं करनी थी ब्रिटिशर्स की, और सिविल डिसोबीडियंस में हेल्प भी नहीं करनी थी, साथ ही साथ लॉ भी तोड़ना था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये दोनों के बीच यही डिफरेंस है। ठीक, नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच ये डिफरेंस है कि नॉन कॉपरेशन में ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह से कॉपरेट या हेल्प नहीं करना था, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी सेम टू सेम यही काम करना है कि ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह के कॉपरेट या हेल्प नहीं करना है। बट यहाँ पर एक और काम करना था। कौन सा काम? अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए लॉस को तोड़ना था। इसीलिए तो जैसे ही सॉल्ट लॉ टूटा उसकी शुरुआत हो गई, किसकी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। यानी कि 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे तो 5 अप्रैल को तो सॉल्ट लॉ तोड़ा नहीं, तो तब तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई क्या? नहीं हुई। किसी दिन सॉल्ट लॉ तोड़ा? 6 अप्रैल को तोड़ा मॉर्निंग में। तो किसी दिन सॉल्ट मार्च की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई? 6 अप्रैल को। तो अगर आपको एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है क्या? 6 अप्रैल 1913 को हुई। ठीक, तो याद रखिएगा ये हमारा डिफरेंस है किसके बीच?
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस के बीच डिफरेंस है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर टीचर इसको पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, 3 मार्क्स के लिए भी और साथ ही साथ 1 मार्क्स के लिए भी, तो आपको ध्यान रखना है इसको। अब चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉर्टर और टूटने के बाद उसके आगे फर्दर कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई। तो हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल मतलब होता है बहुत ही पोलाइटली, सविनय बहुत ही प्यार से, डिसओबीडियंट मतलब मना करना, आज्ञा का पालन नहीं करना। आप एप्लीकेशन में लिखते हैं ना योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, वैसे ही डिसओबीडियंट, आज्ञा न मानने वाले, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे कहा जाता है, ठीक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में क्या क्या इंसिडेंट्स, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, हम पहली बात कर चुके हैं। ये मूवमेंट बिल्कुल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह है, सिर्फ एक चीज इसमें एक्स्ट्रा हुई है, क्या कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए लॉज जो है उसको भी क्या करना है, ब्रेक करना है। और यही एक चीज इसको किस मूवमेंट से डिफरेंट बनाती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट बनाती है। तो यही सारी एक्टिविटीज यहाँ पर हुई। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फॉरेन का जो क्लॉथ्स है, फॉरेन के जो भी क्लॉथ्स है उनका बायकॉट किया, कॉमन पीपल ने क्या किया, इसका बायकॉट किया। इवन बायकॉट ही नहीं किया, फॉरेन जो क्लॉथ्स थे उनको जलाया, बोन फायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, है ना, होली जलाई गई किसकी, फॉरेन क्लॉथ्स की, उसको जलाया जाने लगा, है ना, वो फॉरेन क्लॉथ को जलाते और स्वदेशी अपनाते, खादी क्लॉथ पहनते बिल्कुल पहले की तरह। और तो और पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने, है ना, टैक्स देने से मना कर दिया, दे रिफ्यूज टू पे टैक्स, उनका मानना था कि वो टैक्स नहीं देंगे, दे विल नॉट पे टैक्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और तीसरी चीज क्या हुई, फिर से उसी तरह लीकर शॉप्स को पिकेट किया गया, पिकेट मतलब इसकी घेराबंदी की गई, नारे लगाए कि शराब की दुकानें बंद करो, है ना, दारू की दुकानें बंद करो। तो लीकर शॉप जो थे उनको प्रोटेस्ट किया, उनको पिकेट किया, तो लीकर शॉप्स को क्या किया गया, पिकेट किया गया, ठीक, घेराबंदी की गई। फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा गया, फॉरेस्ट लॉज वर बायकॉटेड, ठीक, फॉरेस्ट लॉज वर वायलेटेड। हमने इसके पहले पढ़ा था 9th क्लास में फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म चैप्टर में कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट लॉज लगा दिए हैं। तो फॉरेस्ट लॉ से सबसे ज्यादा परेशानी ट्राइबल लोगों को हुई थी। तो ट्राइबल लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट लॉ को तोड़ते थे, क्योंकि फॉरेस्ट लॉ से उनको नुकसान पहुंचता था, क्योंकि वो जंगल में रहने वाले लोग, जंगल के सामान का इस्तेमाल करके ही अपनी लाइफ चलाने वाले लोग जो हैं, अब फॉरेस्ट लॉ की वजह से अपनी लाइफ नहीं चला पा रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया। और वो कर भी सकते थे, क्योंकि फॉरेस्ट लॉ को वायलेट ही करना था। तो सब गांधी जी ने कह दिया था कि अंग्रेजों को बनाए हुए लॉ को क्या करना है, बायकॉट करना है, उसको लॉ को तोड़ना है, ब्रेक करना है, ठीक। तो जगह जगह पे जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनको वायलेट किया जाएगा, फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा जाने लगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताते हैं कि आपने घोड़ा डोंगरी नाम सुना होगा, पांडुना जाते हुए रास्ते पे आता है, पांडुना तहसील में आता है, घोड़ा डोंगरी आपने सुना होगा नाम। तो जो घोड़ा डोंगरी प्लेस है वहां पर भी इंसिडेंट हुआ था इस तरह का, फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करने का, फॉरेस्ट लॉ वहाँ वायलेट हुए थे। कैसे, उस जगह पर ट्राइबल लोग रहते थे, भीमू गोंड, मकड़ू गोंड, गुड्डो दाई, भीमा ताई, ये ट्राइबल्स के नाम है। ये वो ट्राइबल लोग थे जिन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया। इन्होंने अंग्रेजों की बात न मानते हुए फॉरेस्ट से फॉरेस्ट प्रोडक्ट लिए, ताकि फॉरेस्ट लॉ का बैकआउट हो जाए, फॉरेस्ट लॉ ब्रेक हो जाए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसा सिस्टम चलता रहे। तो इन लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग की गई। जब फॉरेस्ट लॉ बैकआउट कर रहे थे, फॉरेस्ट लॉ को वायलेट कर रहे थे, तो इनके ऊपर ओपन फायरिंग के ब्रिटिशर्स ने, जिसमें इनकी जान भी चली गई। तो और यही इंसिडेंट, सेम टू सेम इंसिडेंट मध्य प्रदेश का एक जगह है जिसका बोला जाता है चरण पादुका। उस प्लेस का नाम क्या है, चरण पादुका। और उस वहां पर भी बिल्कुल सेम इंसिडेंट हुआ, वहां पर भी ओपन फायरिंग की गई थी। तो उस प्लेस को जालियांवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश ही बोला जाता है। जैसे हमने जालियांवाला बाग अमृतसर में पढ़ा था, इनोसेंट लोगों पे ओपन फायरिंग हुई थी, जनरल डायर ने किया था। तो सेम टू सेम मध्य प्रदेश के चरण पादुका जो जगह है वहां पर भी हुआ था सेम इंसिडेंट। ऐसे ही इनोसेंट लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग की गई थी, क्योंकि वो फॉरेस्ट लॉ को वायलेट कर रहे थे, है ना। वो जंगल में से सैंडलवुड एंड चंदन का पेड़ लेने जा रहे थे, चंदन के पेड़ की लकड़ी लेने जा रहे थे। तो फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करते थे, इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिनमें उन ट्राइबल्स की डेथ हुई थी। तो उसे भी क्या कहते हैं, उसे जालियांवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं। कहाँ पर हुआ था ये फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पादुका। चरण पादुका जो एमपी में एक प्लेस है वहां पर हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। और क्या हुआ इस मोमेंट में, जो बाकी विलेज ऑफिशियल्स हैं, गांव का लैंडलॉर्ड, जमींदार, सरपंच जो भी रहे होंगे, जिनको ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, दे रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटिशर्स के अंडर वर्क नहीं करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट ले रहे हैं। फिर और तो और अंग्रेजों ने क्या किया, इन सब चीजों को देखते हुए, इस मूवमेंट को बहुत बड़ा होते हुए देखते हुए उनको डर लगने लगा। उन्होंने क्या किया, सारे कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े लीडर जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, इन सब को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। लीडर्स को गिरफ्तार करने से, जेल में डालने से क्या होगा,
अब कोई भी इंडियन पीपल को लीड करने वाला पर्सन नहीं बचेगा, तो मूवमेंट अपने आप क्या हो जाएगा, सप्रेस डाउन हो जाएगा। तो यही दिमाग लगाया अंग्रेजों ने और कांग्रेस लीडर को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो ये था हमारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। So now we are going to study why civil disobedience movement was called off by Gandhiji. As we earlier studied that non-cooperation was called off by Gandhiji due to Chauri Chaura incident, because there was violence in that incident. Such thing also happened with civil disobedience movement. Here violence also took place. That's why Gandhiji called this movement off. So now we'll study how violence took place in the movement. So when civil disobedience movement going on, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो अप्रैल 1930 में क्या हुआ, अप्रैल 1930 में कहाँ की बात है, ये पेशावर की बात है। पेशावर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, प्रोमिनेंट सिटी है। ये सिटी कहाँ थी, पाकिस्तान में थी, है ना। अभी तो हम पाकिस्तान बोलेंगे, तभी इंडिया में थी, अब पाकिस्तान में है। तो ये जो सिटी है पेशावर, अप्रैल 1930 में एक बहुत ही फेमस लीडर, वहाँ के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर जिनका नाम था अब्दुल गफार, इस प्रोमिनेंट लीडर को क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर अप्रैल 1930 में जो पेशावर के लीडर थे उनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी की वजह से वहाँ के जो इनके सपोर्टर हैं, इस अब्दुल गफार के जो हेल्पर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बहुत ही वॉयलेंट में टर्न हो गए। यानी बहुत जगह आगजनी करने लगे, जहाँ पुलिस स्टेशन दिखा, पुलिस वाले लोग दिखे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल दिखे, उनको मारने पीटने, उनका इवन मर्डर भी कर दिया जाता था, पुलिस स्टेशन को फायर भी कर दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी। तो पूरी तरह धीरे धीरे वॉयलेंट टर्न हो गया। और तो और ब्रिटिशर्स भी कहीं कम नहीं थे, उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को तो मारा ही, उनको तो पीटते ही थे, साथ ही साथ विमेन्स को, चिल्ड्रंस को, सभी को पीटा जाता था। जो निर्दोष लोग हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, इस मूवमेंट से लेना देना भी नहीं है, बच्चों को, विमेन्स को, उनको भी मारा पीटा जाने लगा, जिसकी वजह से इंडियंस और एंग्री हो गए और मूवमेंट पूरी तरह से वॉयलेंटली टर्न हो गया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वॉयलेंटली हो गया था, है ना, वॉयलेंटली टर्न हो गया था, जिसके वजह से गांधी जी को नाराज होकर मूवमेंट क्या करना पड़ा था, कॉल्ड ऑफ करना पड़ा था। इस मूवमेंट को क्या करना पड़ा, बंद करा। तो जी हाँ, हम देख सकते हैं कि दोनों मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी वॉयलेंस टुक प्लेस हुआ, कहाँ पर, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, जिसकी वजह से उस मूवमेंट को गांधी ने क्या किया, दुखी होकर बंद कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी क्या हुआ है, वॉयलेंस हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पेशावर में वॉयलेंस हुआ है। क्यों हुआ है, अब्दुल गफार जो प्रोमिनेंट लीडर हैं उनको अरेस्ट करने की वजह से हुआ है। इसलिए इन्होंने भी क्या किया है, इस मूवमेंट को पूरी तरह से वायलेंटली की तरफ कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ भी गांधी जी दुखियों को क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ गौर करने वाली बात है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने से ही बहुत सारे लीडर जो थे कांग्रेस के, वो गांधी जी के खिलाफ हो गए थे और कांग्रेस से अलग हुए थे। सेम कंडीशन यहाँ भी हुई। सिविल डिसोबीडियंस को भी बंद करने से कुछ लोग जो बचे हुए थे, जो थोड़ा थोड़ा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, वो फिर से और नाराज हो गया और वो फिर से कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल अलग ही हो गए। उनका मानना था कि गांधी जी छोटे छोटे वायलेंस की वजह से, या जिनमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे उनके इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स को, पूरी मेहनत को क्या कर दे रहे हैं, बेकार कर दे रहे हैं। इस वजह से उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट बंद कर दिया और साथ ही साथ कांग्रेस का भी सपोर्ट बंद कर दिया, और ये दोनों मूवमेंट क्या हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। तो अब हम पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्या है, तो पैक्ट का मतलब तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए क्या होता है। पैक्ट का मतलब क्या होता है, समझौता होता है। दो लोगों के बीच के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पैक्ट बोलते हैं। यहाँ दो लोग का नाम है गांधी और इरविन, वायसराय इरविन। तो किन दो लोगों के बीच समझौता है, महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन। तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ। किन दो के बीच हुआ, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ। क्या पैक्ट हुआ, क्या समझौता हुआ था, हमको क्लियरली बता दें कि इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ कि कुछ बातें इरविन ने ऑफर किया कि आपको अगर ऐसा ऐसा मानोगे तो हम आपके साथ कुछ ऐसा ऐसा इंसिडेंट करेंगे। तो दोनों के लिए एग्री हो गए। क्या हुआ, वायसराय इरविन ने कहा गांधी जी को कि हमने जितने भी आपके कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार किया है, आपके जो जो मेन लीडर गिरफ्तार है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इवन खुद गांधी जी और साथ साथ अब्दुल गफार, इन सारे लीडर्स को हम छोड़ने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, हम छोड़ देंगे इन लीडर्स को। बट आपको एक बात हमारी माननी पड़ेगी। कौन सी बात, आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने के लिए। अगर आप ध्यान दें तो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग की बात हुई थी वायसराय इरविन के वक्त, है ना, डोमिनियन स्टेटस के वक्त। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी और कांग्रेस ने क्या किया, बायकॉट किया, तो उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। लेकिन दिसंबर 1931 में क्या हुआ, दिसंबर 1931 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, ये सेकंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, याद रखिएगा। कौन सा था ये, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट किया था गांधी जी ने और
कांग्रेस ने। पार्टी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्ट लिया। क्यों पार्ट लिया? क्योंकि गांधी जी और इरविन के बीच क्या हुआ था, समझौता हो गया था कि अगर गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे तो इरविन क्या करेगा, प्रिजनर्स को, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, उनको छोड़ देगा, रिलीज फ्री कर दिया जाएगा, उनको जेल से छोड़ दिया जाएगा। तो गांधी जी इस समझौते में एंटर करते हैं, वो पैक्ट करते हैं, वायसरॉय इरविन के साथ समझौता करते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने जाते हैं। कहाँ? लंदन। गांधी जी का इतना सोचना, इतना मानना क्या था? ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लिए लेकिन सेकंड में पार्ट लेने जा रहे हैं? तो हम आपको डिटेल में बताएं तो गांधी जी की सोच ये थी कि अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने जाएंगे तो वहाँ पर ब्रिटिश की जो क्वीन होगी उससे बात करेंगे और ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स होंगे, मिनिस्टर, उनसे बात करेंगे कि इंडिया में क्या क्या अत्याचार हो रहा है इंडियंस के ऊपर, ठीक, और हमारी बात वो लोग सुनेंगे और शायद हमें आज़ादी मिल जाए। तो इसी सोच के साथ गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने गए। कहाँ पर? लंदन गए। कब गए? दिसंबर 1931 में गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने। बट गांधी जी को वहां से डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर वापस लौट के आना पड़ा। गांधी जी की बात को वहां पे किसी ने वैल्यू नहीं दी, किसी ने गांधी जी की बात नहीं सुनी और गांधी जी डिसअपॉइंट होके इंडिया आ गए। कैसे हो गए? डिसअपॉइंट हो गए। डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर इंडिया आए और उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया। ही रीलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। रिलॉन्च किया किसको? सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया विद फियर एंड डाउट। जी हाँ, इस वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुनिए कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से डिसअपॉइंट होकर वापस आए और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया? फिर से रिलॉन्च किया और विद फियर एंड डाउट। ही रिलॉन्च द सिविल एंड डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन विद फियर एंड डाउट। इस बार उनको पूरा डाउट था, पूरा डर था कि फिर से ये मूवमेंट वायलेंट में टर्न होगा और फिर से इस मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो जी हाँ, ये है गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट का मतलब क्या होता है? समझौता। तो गांधी इरविन दो लोग के बीच समझौता है, महात्मा गांधी और लॉर्ड वायसरॉय इरविन के बीच समझौता है। क्या हुआ था इस समझौते में? वायसरॉय इरविन ने कुछ शर्तें रखी थी कि अगर गांधी जी 1931 में, दिसंबर 1931 में होने वाले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने लंदन जाएंगे तो वायसरॉय इरविन क्या करेगा? जो प्रिजनर्स हैं उनको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। इंडियंस के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको जेल में रखा गया उनको क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। ऐसा वायसरॉय इरविन ने बोला और गांधी जी ने बात मान ली। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हो गया, दोनों के बीच समझौता। गांधी जी मान गए और सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने कहां पर गए? लंदन गए। और जब वहां पर गए तो डिसअपॉइंट होकर क्या हो गए? वापस आए। और डिसअपॉइंट होकर जब वापस आए तो उन्होंने फिर से क्या शुरू किया? रिलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। कैसे? विद फियर एंड डाउट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे का टॉपिक। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसको शॉर्ट में HSRA भी बोला जाता है। जी हाँ, जैसे कि एक कांग्रेस पार्टी थी वैसे भी अपने आप में एक ग्रुप है, एक पार्टी है। एक्चुअली ये पार्टी कम आर्मी फोर्स होना ज्यादा कहा जा सकता है इसको। देखिए, कांग्रेस के अलावा देश में दूसरे भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो देश की आजादी के लिए बहुत ज्यादा ताकत से, बहुत ज़्यादा मेहनत से 100% दे के लड़ रहे थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। बट कुछ लोग, वो जो लोग थे वो लोग नॉन वायलेंस मेथड में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि गांधी जी के तरीके जो है नॉन वायलेंट, उससे आज़ादी नहीं मिलती, ये आज़ादी बहुत लेट मिलेगी, हमें आज़ादी मांगनी नहीं, हमें आज़ादी छीननी है। तो सम पीपल डू नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंट मेथड ऑफ गांधी जी, लाइक भगत सिंह, अजय घोष, जतिन दास। तो इसीलिए 1928 में 1928 में तीन लोगों ने, भगत सिंह, अजय घोष और जतिन दास, इन तीन लोगों ने मिलके HSRA पार्टी बनाई। दे फाउंडेड HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इस पार्टी को उन्होंने बनाया, इस ग्रुप को बनाया और इसमें यंगस्टर्स को शामिल किया अधिकतर, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद है ना, सुभाष चंद्र बोस आगे वो भी इसमें आया शामिल थे, वो भी इसको असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे, है ना। राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ये सारे लोग इसमें बहुत ही हेल्प करते थे, सारे शहीद हुए हैं। ठीक, इनकी सोच क्या थी, इन फ्रीडम फाइटर की सोच क्या थी कि हमें ब्रिटिशर्स को उनकी भाषा में ही बिल्कुल जवाब देना है, जिस भाषा में ब्रिटिशर्स समझते थे। इन्होंने इस पार्टी का फॉर्मेशन किया था फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जो कि दिल्ली में है। कहाँ पे है ये? दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का नाम आज बदल के क्या रख दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम किया है। अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अभी, फॉर्मर लेट, जिनकी डेथ हो गई है, उन्हीं के सम्मान, उनके रिस्पेक्ट में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक, तो उस फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में जो आज का अरुण जेटली स्टेडियम है, वहां पर दिल्ली में क्या किया गया था? HSRA का फॉर्मेशन किया गया था। इट वॉज फाउंडेड बाय 3 पीपल, शहीद भगत सिंह, शहीद अजय घोष, शहीद
कौन पर्सन? जतिन दास। ये 3 लोग जो थे, याद रखिएगा, भगत सिंह, अजय घोष और जतिन दास, इन तीनों ने मिलकर क्या किया? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का फॉर्मेशन किया। ये लोग नॉन वायलेंट मेथड में विश्वास नहीं रखते थे, ये अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में क्या कहते हैं, जवाब देना चाहते थे। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको को बताए तो 1928 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ब्रिटिश की, वहाँ की जो उनका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में उन्होंने बम थ्रो किया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों ने बम थ्रो किया था, वहाँ पे बम फेंका था। बम इससे नहीं फेंका गया था ब्रिटिशर्स को मारना है, ये बम जो है खाली प्लेस पे फेंका गया था जानबूझकर, और पॉम्पलेट्स फेंके गए थे ताकि लोग इनकी तरफ ध्यान दे, अट्रैक्ट हो, ठीक। और इनके ऊपर जब सुनवाई हुई तो यो इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इन्होंने फांसी डिमांड किया। इन्होंने खुद से बोला कि इन्हें फांसी होनी चाहिए। भगत सिंह का मानना क्या था कि यंगस्टर जो हैं वो हमारे देश के सो गए हैं, इन यंगस्टर्स को आज़ादी की लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। तो ये चाहते थे कि जब तक खून नहीं बहेगा, जब तक कोई बहुत ही मेन लीडर, प्रोमिनेंट लीडर अपनी जान की कुर्बानी नहीं देगा, जब तक इंडियंस जागेंगे नहीं, है ना, वो इमोशनली उनको हर्ट नहीं होगा, तब तक रिवोल्यूशन जो है मास मूवमेंट नहीं बनेगा, सब लोग रिवोल्यूशन में शामिल नहीं होंगे, इंडियंस 100% कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने हंसते हंसते अपनी लाइफ जो है वो कुर्बान कर दी देश के ऊपर। और जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई तो वो सिर्फ 23 ईयर्स के थे। जी हाँ, वो सिर्फ 23 ईयर्स की एज में उन्हें फांसी दी गई। तो वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सेल्फलेसली, बिना अपने बारे में सोचे, अपने फैमिली के बारे में सोचे, अपने देश के बारे में सोचकर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था, ये यंगस्टर का सोचना था, ये एक्सट्रीमिस्ट का सोचना था। तो चलिए, हमने पढ़ लिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बारे में। तो आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी का जो पार्ट है हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में कवर करेंगे। पर जाने से पहले हम आपको पिछले वीडियोज में पूछे गए जो सवाल था कि एक्सट्रीमिस्ट सही थे या फिर मॉडरेट, उसके जवाब देने वाले विनर जो हैं उन लोगों के कमेंट्स, उनके आंसर्स को एनालिसिस करने का। तो 2 लोगों ने बहुत ही सटीक और सही जवाब दिया है जो मुझे बहुत पसंद आए हैं पर्सनली। उसमें मेघना झरबड़े और प्रांजल नागदौने का, जिसमें मेघना झरबड़े ने कहा है कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनका मेथड सही नहीं था। भले ही वो लोग वायलेंट करके मूवमेंट चलाना चाहते थे, है ना, उससे टाइम लगता है नॉन वायलेंट के मेथड से, लेकिन फिर भी मेघना झरबड़े का कहना है, उनका मानना है, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी थिंकिंग ये है कि नॉन वायलेंस जो मेथड है वो वायलेंस वाले मेथड से करेक्ट है, क्योंकि नॉन वायलेंस के मेथड में लाइफ का नुकसान नहीं होता, नॉन वायलेंस के मेथड में इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। इससे सोसाइटी सफ़र नहीं करती, भले ही इसे आज़ादी में समय लगता है बट सोसाइटी सफ़र नहीं करती। तो मेघना झरबड़े का जो पर्सपेक्टिव है, इन्होंने जो जवाब दिया है वो मुझे पसंद आया है और मुझे लगता है आप भी इससे एग्री करते होंगे। अब हम हमारे दूसरे विनर जो कि प्रांजल नागदौने हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है कि एक्सट्रीमिस्ट लोग भी ज़्यादा सही थे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लोग अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहते थे, ठीक। तो हम बात करें अगर गांधी जी वाले मेथड की, और जिसको मेघना झरबड़े ने सही बताया है, उस मेथड के हिसाब से तो हमें आज़ादी बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज़ादी हमें जो मिली बहुत लेट मिली, ठीक है। हमें लेट आज़ादी मिली, लेकिन हमने जो इस बीच में सफ़र किया उसकी भी तो बात करी जानी चाहिए ना। उसमें भी तो हमारे कई लाइफ्स का नुकसान हुआ, कितने सारे लोग मारे गए, कितना वायलेंस हुआ। और जो बात करें हम प्रांजल नागदौने की मेथड की कि एक्सट्रीमिस्ट लोग सही थे, वो लोग वायलेंट करके अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में सिखा के आज़ादी छीनना चाहते थे, तो उनका मेथड भी सही है। देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि जवाब जो है मेघना झरबड़े और प्रांजल नागदौने की, एक्सट्रीमिस्ट सही थे और मॉडरेट सही थे, दोनों बिल्कुल सही है, अपनी अपनी जगह दोनों बहुत ही ज़रूरी थे। सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट का मूवमेंट चलाने से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती थी, और सिर्फ मॉडरेट का मूवमेंट चलाने से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। अकेले अगर गांधी जी आज़ादी दिलाने वाले थे तो उन्हें तो बहुत पहले दिला देना चाहिए था, या अकेले सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आज़ादी दिलाने वाले थे तो वो भी हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ अगर कंट्रीब्यूट करके मिल के काम करते, दोनों एक दूसरे की हेल्प करके काम करते, तो कहीं ना कहीं हमें आज़ादी बहुत पहले मिल जाती, ठीक। तो अपनी जगह दोनों सही थे और दोनों सोसाइटी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी के सारे वीडियोस आप रिपीट देखते रहिए ताकि आपको उन वीडियोस में छोटे से छोटे पॉइंट्स भी है जो समझ में आ जाए, और कोई समझ नहीं आया है, इस वीडियो में भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिए और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।